नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मैत्री पुष्पा द्वारा लिखित कहानी मुस्कुराती औरतें। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। बेपरवाह यौवन, ऐसे शीर्षक के साथ हमारी तस्वीर अखबार में छपी है। अखबार गांव में आया। प्रधान के चबूतरे पर लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं स्वर में स्वर मिलाकर, आवारा लड़कियां। मेरे सामने बरसों पुराना यह दृश्य है। आवारा लड़कियों की ले दे हो रही थी। आवारा लड़कियों को पता न था कि आवारा कैसे हुआ जाता है। मुरली ने अपनी माँ से पूछ लिया, हम आवारा कैसे हुए? माँ ने मुंह से नहीं, मुरली की चोटी को झटके दे देकर बताया था और बीच बीच में थप्पड़ मारे थे। कहा था भीग कर तस्वीर खिंचाने वाली लड़कियां आवारा नहीं हुई तो क्या सती सावित्री हुई? मुरली जरा ढीठ किस्म की लड़की थी, क्योंकि अक्सर ऐसा कुछ कर जाती जिसकी सजा पिटाई के रूप से कम न होती। अपनी धृष्टता को बरकरार रखते हुए बोली, न भीगते तो हम सती सावित्री हो जाते। तुम हमें मुरली न कहती, सती या सावित्री कहती। जवाब देती है, चोरी और सीना जोरी। कहते हुए माँ ने अब की बार मुरली को अपनी जूती से पीटा, क्योंकि उनके हाथों में चोट आ गई थी। मुरली के सिर से किसी के हाथ टकराए और जख्मी न हो, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। अम्मा सलोनी और चंदा भी तो भीगी थी। बरसात हो तो गांव में कौन नहीं भीग जाता। सबके पास तो छाता होता नहीं, फिर लड़कियों को तो छाता मिलता भी नहीं। मुरली मार खाकर रोई नहीं, बहस करने लगी। माँ ने अब की बार अपने माथे पर हथेली मारी, बिलाप के स्वर में बोली, करमजली, तू भैया का छाता ले लेती, बहुत होता मेरा लाल भीगता चला आता। ज़्यादा से ज़्यादा होता तो उसे जुकाम हो जाता, बुखार आ जाता, पर तेरी बदनामी तो अखबार के जरिए दुनिया जहान में जाएगी। भीग कर फोटो खिंचाई, बाप की मूँछों को आग लगा दी। हाय, जिसकी बेटी बदफेल हो जाए उससे ज़्यादा अभागा कौन? अम्मा ने मुंह पर पल्ला डाल लिया। मुरली अपने खींचे हुए बेतरतीब बालों को खोलकर कंघी से सुलझाने लगी। सामने भैया आ गया। 13 साल की मुरली अपनी तंदुरुस्ती में भैया की 15 वर्षीय अवस्था से ज़्यादा विकसित, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा उठान शरीर की थी। भाई से बोली, तू भीगता, तेरी फोटो कोई खींच लेता, अखबार में छाप देता तो तू आवारा न हो जाता। छाता इसलिए साथ रखता है। भैया माता पिता के अपमान को अपनी तौहीन समझ रहा था। मुरली को पता न था, जब उसने कहा मैं लड़का हूँ सो मर्द हूँ, मेरी फ़ोटो कोई कैसे खींचता? खींच कर करता भी क्या? कोई उसे क्यों देखता? सब लोग तेरी और रेनू की फ़ोटो देख रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ कर, फिर आवारा कहकर एक दूसरे को आंख मार रहे थे। मुझसे सहन नहीं हुआ, मैं भाग आया। मैंने यानी रेनू ने एक एल्बम बनाई थी उन्हीं दिनों। मेरी एल्बम में मैं हूँ और मुरली है। तस्वीर में हम दोनों भीगे हुए हैं। उस दिन वर्षा तो हो रही थी, पर हम घर से निकल पड़े थे पेड़ों के नीचे छिपते फिरते, लेकिन पेड़ तो खुद ही भीग रहे थे। बेचड़ियों तक को वर्षा से नहीं बचा पा रहे थे। गिलहरियाँ न जाने कहाँ छिप गई थी, देखने पर भी नहीं दिखी। एक मुश्त आकाश था हमको नहलाता हुआ। दूर सामने चंदो कुम्हार का खच्चर था, ध्यानावस्था में भीगता हुआ। हाँ, तालाब में बगुलों की पाते थीं, भीगे पंखों से किलोले करती हुई। बारिश में उजागर दुनिया, यही थी हमारे साथ। अचानक एक छाताधारी आता दिखाई दिया, अपने जूते भिगोता हुआ, चर्रमर की आवाज़ करता हुआ चला आ रहा था। हमारे पास चला आ रहा है। मैं और मुरली अपने शरीरों से भीगे हुए चिपके कपड़ों से बेखबर उसे टकटकी बांध कर देख रहे थे। उसने अपना कैमरा खोला, हमारी तस्वीर खींच ली। हम कैमरे को देखकर नहीं, छाते वाले बाबू को देखकर हंस पड़े। हमारे हंसने का मकसद क्या था हम भी नहीं जानते थे, मगर वह मुस्कराया जैसे सब कुछ समझ रहा हो। उसने एक तस्वीर और खींची। जब हमें थप्पड़ और बाल खिंचाई के बीच अखबार दिखाया गया तो हम उसमें खिलखिलाकर हंस रहे थे। उसके बाद मैं कई दिन तक डरी रही। बारिश भी कई दिनों तक बंद रही। मेरा दिल ऐसे ही सूख गया था जैसे बादल सूखे सूखे। मुरली भी अपने भीतर पनपते रूखे सूखेपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह अक्सर ही मुझसे कहती, चल बाहर चलते हैं, देखना हम हंसेंगे तो बादल बरसेंगे तो छाते वाला आएगा,
वह आएगा तो हमारी तस्वीर खींचेगा तो अखबार में छापेगा, हम अखबार में होंगे तो दूर दुनिया तक जाएंगे। यह तुझसे किसने कहा मुरली? उसी ने जो फ़ोटो खींच रहा था। उससे तू मिलती है? मैं नहीं मिलती, वही मिल जाता है। ताल में नहाती चिड़ियों की तस्वीर खींचता है, अखबार में छापता है। तब कोई नाराज़ क्यों नहीं होता? चिड़ियाँ भी तो लड़कियाँ ही होती हैं। हाँ होती हैं, मगर वे उड़ सकती हैं, हम कैसे उड़ें? ऐसी बातें करते सोचते हम बड़े होने लगे। मुरली मुझसे बिछुड़ गई, उसका ब्याह हो गया मेरी एल्बम में। ब्याह के बाद एक तस्वीर मुझे मुरली के भाई से मिली। मुरली उसमें आधा घूंघट किए गेहूं की रास की उड़ाई कर रही थी। बाहें ऊपर उठी हुई हैं क्योंकि डलिया हाथ में है। फ़ोटो के पीछे लिखा था, आर्थिक गुलामी की शिकार औरत। मेरा जी धक से रह गया। मुरली और आर्थिक गुलामी? नहीं नहीं, वह तो आवारा थी। मैंने मुरली की ये तस्वीर अपनी एल्बम में लगा ली। समाज सेवी संस्था की सदस्य का दिया शीर्षक काट दिया। उसने नीचे लिखा था, आवारा औरत, क्योंकि मुझे दासी, गुलाम, सेविका से आवारा औरत ज़्यादा शब्द ताकतवर लगता है। इसके बाद एल्बम के 3 पृष्ठ खाली छोड़ दिए मुरली के लिए। मगर बहुत दिनों तक कोई तस्वीर मिल नहीं पाई। हाँ, खबर मिलती रही कि मुरली अपने घर है, लड़ाई झगड़ा करती है। सो भैया भी उसकी ससुराल नहीं जाता। पिता जब भी बुलाए जाते हैं मुरली से अपनी इज्जत रखने का कौल देकर आते हैं। मुरली मेहनत करती है, खेत खलिहान उसी के दम पर आबाद हैं। यही माता पिता का सहारा है और ऐसी कल्पनाओं से मायके वाले आश्वस्त रहते हैं। मेरी माँ कहती है, गांव की औरत गुलामी और मुक्ति का अंतर क्या जाने, अज्ञान और चेतनाहीन होती है, अपने श्रम को मुफ्त लुटाती रहती है, आर्थिक पराधीनता से जोड़ कर देख नहीं पाती, अनाज गल्ले को खलिहान में देखकर खुश हो जाती है बस। मुरली क्या करती होगी? मैंने एक पन्ने पर सवालिया निशान लगा दिया। अगले पन्ने पर तस्वीर लगी हैं मेरे साथियों सहपाठियों की, उनके ब्याहों की। उसके बाद की तस्वीर में मेरा ब्याह हो गया। शादी की प्रमुख फ़ोटो में मेरे साथ वर है और माँ है। दूसरी तस्वीर में माँ के साथ महिला मंडल की वे स्त्रियाँ हैं जो सामाजिक स्तर पर अपनी आधुनिक पहचान के साथ हैं। माँ ने इन तस्वीरों को मेरी एल्बम में खास तौर पर क्यों लगाया? ये सामाजिक कार्यकर्ता और अफसर औरतें ससुराल तक मेरे साथ एल्बम के जरिए आई हैं। माँ का क्या मकसद है? क्या इसलिए कि मैं गंवार मुरली के ख्यालों में न खोई रहूं, उसके उजड़ से व्यवहार को भूल जाऊं? उसकी आवारा प्रवृत्तियां मेरी शिष्टता का नाश करती हैं। अतः मुझे पढ़ी लिखी भद्र महिलाओं, जिन्होंने अपने लिए प्रगति पथ चुने हैं, उनसे आधुनिकता की ऊर्जा प्राप्त करके पुनर्नवा होना है। मेरी माँ ममता और लाड़ का ऐसा खजाना नहीं कि मुझे कैसी भी खुश रखने की सोचे और मेरे दिए अन्य माँओं जैसा अधिक से अधिक दुलार उमड़ता जाए ब्याह के बाद। तस्वीर वाली मेरी माँ की आंखों में वह चुनौती रहती है जिसे उन्होंने मेरे लिए खास तौर से रख छोड़ा है। जब भी फ़ोटो देखती हूँ वे कहती नज़र आती हैं, गौर से देख, ये औरतें वे हैं जो अपने पाँव खड़ी हैं। ये स्त्रियां पढ़ लिख कर घर से बाहर निकली हैं, नौकरी की है, आर्थिक स्वतंत्रता पैदा कर ली। स्त्रियों के लिए आर्थिक पराधीनता बेड़ियों का काम करती है। तू समझ रही है ना? अब भी तुझ पर मुरली सवार है, अनपढ़ लड़की, बेशर्म जात। हाँ, मैं मुरली की तरह ही अपने घर में हूँ। कॉलेज की कई लड़कियों की तरह मैंने ब्याह को ब्याह के रूप में सुरक्षा कवच माना है। माँ के हिसाब से मैंने ब्याह के किले में खुद को बंद कर लिया। गृहस्थन की तरह चार दीवारी में गुम होकर रह गई हूँ। अगर मैंने नौकरी नहीं की तो निरंतर प्रताड़ित होती रहूँगी, पराधीनता की तरह मेरा शोषण किया जाता रहेगा। क्या मैं यहाँ से निकलने का निर्णय भी ले सकती हूँ? मैं अपने बूते रहने खाने की सुविधा साधन जुटा सकती हूँ। मैं निरी गुलाम औरत माँ का वह मंत्र नहीं माना जिसके चलते स्त्री खुद कुछ कमाकर आत्मनिर्भर होती है, अपनी आज़ादी का बिगुल बजा सकती है, साथ में मर्यादा और सील का पालन करती है। आपका मंत्र अचूक नहीं है माँ। ये बात मैं आज तक इसीलिए नहीं कह पाई क्योंकि नौकरी पेशा न होकर आश्रितों में शुमार की जाती हूँ। बिना मुझसे पूछेगी आश्रित की चुप्पी मेरे वजूद पर माँ ने चिपका दी, बिना ये समझे कि मेरे घर में मेरी हैसियत क्या है। समझ लिया है कि मेरी आर्थिक पराधीनता ही मेरे दासत्व भरे गुणों की खान है। माँ ने कहा था, उन औरतों को देख लो, कामकाजी महिला होने के लिए, नौकरी पेशा बनने के लिए विवाह बंधन तोड़ गईं, या उन्हें देख जिन्होंने अपना करियर पहले अर्जित किया उसके बाद विवाह।
मैं जानती हूँ कि माँ को ब्याह के पक्ष में लिया गया मेरा फैसला रास नहीं आया था। क्या मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती तो उनकी विवाह वाली राय में कोई अंतर आता, जबकि आर्थिक रूप से आज मेरा उन पर कोई वजन नहीं। सोच विचार में डूबी थी, अनायास ही एल्बम का पन्ना पलट गया। अरे फूलकली मैडम विकास खंड मोड की सहायक विकास अधिकारी महिला, यानी कि ADOW। उनकी उम्र 28 से ज़्यादा नहीं। फोटोजेनिक चेहरा ही नहीं, वे खासी लावण्यमयी स्त्री हैं। अच्छी लंबाई उन्हें और भी आकर्षक बनाती है। साड़ी पहने या सलवार कमीज, उन पर सब फबता है। इनके बारे में माँ ने बताया था। MA करने के बाद ट्रेनिंग के लिए चुनी गई, नियुक्त हुआ बबीना ब्लॉक में और तबादला होकर आई मोठ ब्लॉक में। योग्यता के बल पर पद नहीं मिलता तो योग्यता किस काम की। माँ ऐसा मानती हैं कि पद का आधार ही है। ब्लॉक के रिहायशी क्वार्टरों में शानदार घर मिला फूलकली मैडम को, साथ में एक अर्दली भी। ग्रामीण इलाकों में दौरा करना होता है तो जीप भी मिलती है। माँ फूलकली मैडम को आज़ाद भारत की आदर्श स्त्री के रूप में देखती हैं। आदर्श रूप में खास बात यह भी है कि फूलकली मैडम किसी मजबूरी के कारण घर से नहीं निकली और न लड़की की नस्ल में पैदा हुई लड़की की तरह उन्होंने ब्याह किया। करियर सबसे पहले, आर्थिक आत्मनिर्भरता जन्म सिद्ध अधिकार की तरह हासिल की। ब्याह का क्या, ब्याह भी कर लिया अपनी सुविधा को देखते हुए एक ग्राम सेवक BLW से। मेरी माँ ने उनका ये निर्णय भी जी भरकर सराहा। पुरुष हम ही को अब कमज़ोर मानकर प्रताड़ित नहीं करेगा, ऊंचे स्तर पर न सही बराबरी से सम्मान देगा। ऐसे फैसलों को देखकर ही तो माँ मुझसे और भी खफा हो जाती हैं, क्योंकि मैंने अपने लिए उनके बताए बड़ों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि वे मुझे अयोग्य लगे। माँ खफा हो जाएं तब क्या वह माँ नहीं रहती। मैं उनकी बेटी समय समय पर खुद ही उनके पास पहुँच जाती हूँ। माना कि नौकरी के कारण उन्हें मेरे पास बैठने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। अगर मैं चाय बनाने और उनके लिए खाना तैयार करने को ही अपना माँ बेटी का निकटतम संबंध मानकर वहाँ बनी रहती, कपड़े धोना, रसोई की सार संभाल करके क्वार्टर को घर बना देना मेरी कला का नमूना माँ के सामने पेश होता, माँ चिढ़ जाती। मुझे नहीं पता था बिटिया कि मैंने तुझे पलोथन पीटने, रोटी बनाने को ही पढ़ाया था। तू महाराजिन और कहारिन से ज़्यादा क्या है। मुरली की संगत का असर देख लो। पढ़ी लिखी लड़की की योग्यता काली रंगत चढ़ी है। फूलकली मैडम माँ से मिलने आई। हे भगवान, करेला और नीम चढ़ा। माँ मुझे मैडम के नाम की नसीहत दे देकर हलकान कर देंगी। कहीं माँ ने उन्हें खास तौर पर मेरे रहते तो नहीं बुलाया। वे ही मुझे समझाएं, मैं अपने पाँव खड़ी हो जाऊं, यहीं ज्वाइन कर लूं अनट्रेंड की तरह। ट्रेनिंग अगले साल हो जाएगी। बच्ची गोद में है तो क्या हुआ, नौकरी वाली औरतें क्या बच्चे नहीं पलते उनके। फूलकली मैडम, माँ ने उन्हें किन उम्मीदों भरी नज़रों से देखा मैं समझ गई और दहलने लगी। बच्ची को पालने से गोदी में उठा लिया, खाना पीना क्या की दावत का शानदार नज़ारा। माँ ने दिल खोल दिया। बेडरूम में उनके लिए नई चादर बिछाकर तकिया लगाकर आराम का बंदोबस्त किया। अध लेटी मुद्रा में फूलकली मैडम माँ से बतियाने लगी। कुसुम बहन, मैं आज यहाँ इसलिए आई कि झांसी आई थी। इलाइट सिनेमा हॉल में बहुत पुरानी फिल्म लगी है, उसी को देखने आई। मैंने पूछ लिया, कौन सी पुरानी फिल्म। साधना। ये कौन सी पिक्चर है बड़ी अच्छी। मुझे ये फिल्म अपने हस्बैंड को दिखानी थी खास तौर पर। दिखाई? हाँ दिखाई। कैसी लगी उन्हें? फूलकली मैडम चुप थी, कुछ ही क्षणों में उदास हो गई, फिर धीरे धीरे अधिक से अधिक उदास। मैडम गुनगुना रही थी, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उन्हें बाजार में बेच दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया, गला भराया, आगे की लाइन गाती, तब तक आंखें डबडबा आईं। मैडम, ये बहुत रोने वाली पिक्चर है क्या? अपने हस्बैंड के साथ क्यों देखी? फूलकली मैडम अपनी आंखों को रूमाल से दबाए, मगर रुलाई ने ऐसा रूप धारण किया कि उन्होंने अपना मुंह घुटनों में गाड़ लिया। दमा के रोगी की तरह सांसें भरने लगी, पीठ फपक रही थी। माँ ने उनकी पीठ पर हाथ रखा। मैं अनकहे भय से आक्रांत, पूरे क्वार्टर में मौन शोक गीत सा बजने लगा। माँ कभी कमरे के बाहर जाए, कभी कमरे के भीतर आए, मगर कहीं भी रुककर खड़ी ना हो पाए। उनका विश्वास, आश्वस्ति, भरोसेमंदी भूचाल के से झटके ले रहे थे। ये चेहरे से जाहिर हो रहा था। क्या माँ फूलमती मैडम का दुख जानती हैं या एकदम नहीं जानती? झटके क्यों खा रही हैं? बीच बीच में अब सुबकी आ रही थी। फिर भी मैडम ने मुझसे पूछा, बड़े शहरों में नौकरी पेशा स्त्रियों की दशा कैसी है?
मेरा खाली खाली चेहरा, रीति रीति नज़र। फिर कहा, मैडम, नौकरी पेशा औरतों का दर्जा हमसे हर हाल में ऊंचा होगा। वे जब बाहर निकलती हैं शानदार कपड़ों की ही नहीं, साई चाल की भी मालकिन होती हैं। हम जैसियों से बातें ही कहाँ करती। हमें उनकी था हो, हमें ऐसे देखती हैं जैसे हम ठलुआ हो। पति की पगार पर पैरासाइट की तरह जीने वाली पति की सेवा करते हुए जीवन बिताते हैं और वे बराबरी की भागीदारी करती साथिने। फूलकली के चेहरे के भाव में कैसे पढ़ूं, फिर भी लगा उनकी आंखों में विचित्र सी दुनिया फैली है। नज़रों में आंधी सी उठती है जिसके झोंके से खुद ही हिल जाती है और टूटी हुई डाल सी तकिए पर गिर जाती है। माँ ने मेरे लिए धरती पर चटाई डाल दी। बच्ची के सूसू पॉटी का डर था। खुद भी पटरा डाल कर बैठ गई क्योंकि फूलकली मैडम ने उन्हें हाथ पकड़कर अपने पास बिठाना चाहा था। चुप्पी के गहरे सन्नाटे के बाद नाक सिनकने बाहर नाली पर गईं। पानी से मुंह धोकर तरोताज़ा हुई। माँ से कहने लगी, कुसुम बहन, मुझे नहीं पता था कि शादी की शर्तें पत्थर पर खुदी लकीरों की तरह होती हैं। उन लकीरों को कौन मिटा सकता है जबकि अपना भविष्य ही पत्थर हो गया हो। कुसुम बहन, यह तो ब्याह के बाद ही पता चलता है कि पति को जीवन साथी कहना कितना बड़ा झूठ है। शादी के बाद किसी भी लड़की को नया जन्म मिलता है, जीवन उसको अपनी तरह नहीं, दूसरों की इच्छा से में ढलना होता है। आप ऐसा कह रही हैं तो फिर आम औरत? माँ ने पूछा। आम औरत तो पति पर आर्थिक रूप से निर्भर है, कम से कम अपनी खुददारी का भ्रम तो नहीं पालती। वह सहयोग चाहे ना हो, सेवा करती जाती है, इसी काम को अपना जीवन मानती है। मैडम की बात पर मुझे मुरली याद आई। मुरली केवल पति सेवा करके रोटी कपड़ा सिर पर छत पा गई होगी, उसी में संतुष्ट। माँ ऐसे जीवन को धिक्कार की नज़र से देखती है और मुझे भी, जबकि मैं पति को साधना फिल्म विशेष रूप से दिखाने कभी नहीं लाई। हो सकता है अज्ञान ही हमारा कवच हो। फूलकली मैडम कह रही थी, नौकरी करके रुपए कमाने और धन को घर लाने का ये मतलब नहीं कुसुम बहन की पति तुम्हें गैर मर्दों से मिलने जुलने की सहमति दे देगा, उनके साथ मीटिंग में जाने देगा या रूलर टूरों पर जाने से पहले हंगामा न करेगा। एक चौकन्नी निगाह का घेरा मेरे इर्द गिर्द रहता है और जब मैं दूर से थकी हारी लौटती हूँ तो पति की आंखों में फांकें पड़ी होती हैं। भाषा में व्यंग, गालियाँ, कटीले ताने। पिक्स यार के संग रात बिताई। क्या कह रहे हो? ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आती? शर्म? हाँ हाँ हाँ, रंडी होकर हमें शर्म सिखा रही। एक रात अकेले क्या रहे, दिमाग खराब हो गया। तेरी छिनाल की साली जुबान चढ़ाती है। 4 पैसे क्या ले आई, कायदा भूल गई, कहकर कमर की बेल्ट खोलने लगे। ऐसी मारपीट की कि चेहरे पर नीले काले निशानों को लेकर ऑफिस कैसे जाऊँ तो उस अपनी चोटों को कैसे छिपाऊं? नहीं छिपे तो उनके बारे में क्या बताऊं? कटी ठोड़ी, सूजी नाक, खून में लिपटे दांत। कुसुम बहन, ये सजाएं मेरे रूलर टूरों पर उतरती हैं, जिनका ब्यौरा मैं किसी को क्या दूं? एक बार कह दिया, अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो यहाँ के लोग ही तुम्हें। फिर क्या था, कहे टूटने लगा। कौन लोग हैं यहाँ के? बता, कौन से आशिक तेरे? आए कोई साला टांग पर टांग धरकर चीर दूंगा। मैं चुप रही। मैं फिर ऑफिस के लिए चल दी। कहाँ जा रही हो? बाहें पकड़कर ऐसा झटका दिया कि लगता कंधा ही उखड़ जाएगा। एक क्षण को सोचा, क्यों नई लड़कियों के स्कूल में नौकरी कर ली, और तभी उसने बाहें पकड़कर ऐसे खींचा कि मैं गिरते गिरते बची। खुद को साधते साधते गिर ही गई। मैं टांग पकड़कर घसीटने लगा, बाहर तक खिचेड़ता चला गया। कैंपस के भीतर सड़क पर साड़ी कहाँ गई, पेटीकोट बचा था। खिचड़ते हुए वह भी फटने लगा। तार तार चीर चीर। लोग तमाशा भी नहीं देख पा रहे थे। अपने बरामदों में कहीं कोने की आड़ में छिपकर खड़े हैं। जो सामने पड़ गया उसने आंखें मींच ली, चेहरा घुमा लिया। विकास ऑफिस के इर्द गिर्द एक खामोश भगदड़ सी। क्या सब चुप हैं? सब डर रहे हैं? या पति के किए पर किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं? औरतें भी नहीं रोक रही मेरी फजीहत को। इन औरतों के लिए मैं काम करती हूँ। अब मैं तकलीफ़ों के बीच अकेली अपने अंगों की रगड़ खाने वाली आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। पति के हाथ में इस समय मेरी टांग है। मुझे बेइज्जत करने के नाना तरीके हैं। मैं लुढ़कती हुई मर्दाने फुटकारों से घिरी हूँ। कोई कह रहा है आदमी है इसका और कोई नहीं। बीच में पड़ेगा तो उसी को इल्ज़ाम लगा देगा। उफ, ये इल्ज़ाम नाम की माला लेकर क्यों रहते हैं पति लोग? जब कुछ भी मन मुताबिक ना हो, इस हथियार को दे मारते हैं पत्नी के सिर पर। मेरी हड्डियां ताबड़तोड़ चटकने लगीं। मांस छिलते छिलते सुन्न हो गया।
दूर खड़े लोगों के घेरे भयभीत हो रहे हैं क्योंकि मेरे शरीर से बहता खून धूप में चिलक रहा है। देखते ही देखते टांगों और जांघों के बाल झड़ गए। बस बस बस, माँ ने फूलकली मैडम का हाथ पकड़ लिया, उन्हें अपने कंधे से सटा लिया। मैडम फूट फूट कर रोने लगी, जैसे वे अभी इसी समय कुचली मछली गई हों, बाजार में नुमाइश के लिए रख दी गई। अंतिम वाक्य कराह कराह कर निकला। मैं चारों दिशाओं में गर्दन मोड़ मोड़ कर देख रही थी, जमीन की रेत को ही टटोल रही थी कि धरती ही मुझे सहारा देकर उठाए। मैडम, पति से पूछा नहीं कि वे आखिर ऐसा कसाईपन क्यों करते हैं, इल्ज़ाम लगाकर बेरहमी से छूट क्यों ले लेते हैं? क्या आनंद आता है इसमें? जो शिकायत है साफ साफ कहें तो फिर उसका निपटारा भी हो। कोर्ट कचहरी इसलिए है। माँ ने अपना हृदय उड़ेल दिया। फूलकली मैडम की आंखों का खालीपन आंसुओं से लबरेज था। वह मुश्किल रुंधे गले से बोली, कहते हैं मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, किसी के साथ तुम्हें बांट नहीं सकता, यहाँ तक कि इस महिला मंगल योजना के साथ भी नहीं। तुम्हारी कमाई पर अपनी मर्दानगी नहीं बेच सकता, हरगिज नहीं। तुम कल नौकरी छोड़ दो। माँ अब मुंह नीचा किए बैठी थी। फूलकली मैडम की उघड़ी बाहों पर पड़े निशानों से उनकी नज़र गुजर रही थी। मुझे बराबर मुरली याद आ रही थी, जो अब तक माँ के हिसाब से मेरी खाते में अप्रिय निशानी न जाने मेरे सामने कभी किसी रूप में प्रकट होगी। वह आर्थिक रूप से पराधीन लड़की। माँ ने अपनी पूरी हमदर्दी दिखाते हुए मैडम को सलाह दी, आप सबको छोड़ो, सीधा रीजनल डायरेक्टर मैडम मनीषा चौहान से मिलो। कमाल है, महिला मंडल की महिलाओं पर ऐसे भयानक अत्याचार, वे जरूर कुछ न कुछ उपाय सोचेंगी। बड़ी से बड़ी महिला संस्था के सामने आपकी बात रखेंगी। हम सब आपस में ही एक दूसरे के दुख दर्दों के सहभागी हैं। फूलकली मैडम असहाय बकरी सी, जिसे अपने खात्मे के लिए गड़ासे वाले कसाई सामने दिख रहा हो, मजले वाला कसाई सामने दिख रहा हो, मौत के सिवा आप कुछ नहीं। कुसुम बहन, छोड़ो सब कुछ, अच्छा हो हम मर जाएं, आत्महत्या कर ले। बेशर्मी की भी हद होती है, कभी न कभी हया खाकर खुद ब खुद लिपट जाती है। बहुत कुछ सहने का मादा पैदा कर लिया, लेकिन कभी न कभी कुछ धार धार नेजे की तरह कलेजे में घुप जाता है। आखिर इंसान हैं हम भी। फूलकली मैडम अब देर से चुप हैं। मैं और माँ उनके चेहरे पर मामूली सी हरकत की तलाश में हैं, मगर कहीं कुछ नहीं। माँ ने अपना साहस बटोरा, उनका हाथ थाम लिया, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, चिंता मत करो आप, मैं जाऊंगी मनीषा मैडम के साथ, ज़रूर जाऊंगी। मनीषा मैडम के पास बेबुदबुदाई, हाँ मैडम हाँ, जाना ज़रूरी है, कुछ करें आपके लिए, औरत ही औरत को समझेगी। कुसुम बहन, नहीं जाना वहाँ। क्या करेगी वहाँ जाकर? बेहद कमज़ोर सी आवाज़ ने हमारे कान खोल दिए। बता तो दिया, क्या करूँगी क्या कहूँगी। हमारी मैडम मनीषा चौहान रीजनल डायरेक्टर महिला विकास संस्थान तो बेशक हैं, मगर हैं तो बे औरत ही, कहकर चुप्पी में फिर से गायब हो गई फूलकली मैडम। सब चुप थे, हमने भी अपने भीतर गुम, कहीं अपने ही परते चाहते हुए। मैं उन परतों से मुरली की खोज रही थी। मैं भी ऐसे ही पिट कुट रही होगी। मैं अपनी एल्बम के पन्ने जल्दी जल्दी पलटने लगती हूँ। एक पृष्ठ पर मुरली अपने 2 बच्चों के साथ खड़ी है। छोटे बच्चों के कंधों पर नन्हे नन्हे स्कूल बैग हैं। इस फोटो को देते हुए उसके भाई ने मुझसे कहा था, मुरली ने खास तौर पर तस्वीर तुम्हारे लिए भेजी है। कहा है कि रेनू शहर में ब्याही है, अच्छी तरह रहती होगी। मैं भी यहाँ खेती किसानी में रमी हूँ। नदी, तालाब, बाग, अब भी ऐसा ही नाता है जैसा बचपन में था। हवा और बादलों की तासीर, रुख पहचानना ज़्यादा आ गया है। मेरा ध्यान अचानक टूटा क्योंकि फूलकली मैडम भयानक सी हंसी हंस रही हैं। क्या मेरा और मुरली का मौन वार्तालाप सुन लिया मैडम ने? मुरली के ज्ञान रूपी अज्ञान पर हंस रही हैं। शायद उसके आवारा ख्यालों पर हंसी आ गई हो मैडम को। फूलकली मैडम, आपकी हंसी का दुख आपके ओंठों पर फैल रहा है। अरे धीरे धीरे ये दुख बढ़ता ही जा रहा है। पूरा चेहरा अपनी गिरफ्त में ले लिया। नीला नीला अवसाद आँखों से झरता हुआ। कुछ बोलना चाहती हैं, संताप मुखर नहीं होने देता। वे प्रयत्नपूर्वक अपनी आवाज़ को सम करके बोली, कुसुम बहन, अपनी रीजनल डायरेक्टर मनीषा चौहान साधारण औरत नहीं। वे 100 सतियों की सती पति से लड़ने भिड़ने की सोच भी नहीं पाती। पति ने उनके बाहर आने जाने, शहर से बाहर दूर पर जब कभी इतराज़ किया, उन्होंने छुट्टी ले ली। जाना जरूरी हुआ, पति ने राइफल का मुंह उनकी ओर ताना। वे खड़ी की खड़ी रह गई। राइफल का फायर पति ने दीवार पर किया।
सामने छेद बन गया। ऐसे कई कई छेद अपनी रीजनल डायरेक्टर योग्यता प्राप्त और क्षमतावान कुशल औरत हैं। जब जब वे घर से बाहर निकलती हैं, लोहे की योनि कवच जब जब वे बाहर निकलती हैं, चेस्टिटी बेल्ट, लोहे का योनि कवच जिसमें ताला लगाने का प्रावधान रहता है, पहन कर ही निकलती हैं। बेल्ट की चाबी पति को थमाकर आगे बढ़ती हैं। वे जानती हैं आर्थिक स्वतंत्रता की कीमत। माँ हतप्रभ सी उन्हें देख रही थी। मैंने एल्बम एक और सरका दिया। चेस्टिटी बेल्ट मेरा वजूद कसने लगी, जैसे मैं बेचैन विकल। फूलकली मैडम का सर्वांग थरथरा रहा था। माँ ने दहशत के मारे मेरी बाहें कसकर पकड़ ली। मैडम अब भयानक रूप में अपना सिर हिला रही थी। उनके बाल चारों ओर बिखर चुके थे, बिल्कुल ऐसे जैसे उन पर किसी चुड़ैल का साया उतर आया हो या हाथों पाँव में देवी भर आई हो। वे अपनी छाती में बेशुमार मुक्के मारने लगी। फिर प्रलाप, नहीं जाऊंगी इस कमीने को पिक्चर दिखाने, नहीं जाऊंगी महिला आयोगों के चक्कर लगाने, नहीं खाऊंगी अपने अक्षत सील की कसम, फिर कभी नहीं धरूंगी अपनी हथेलियों पर अंगारे। इतने जोश खरोश के साथ फिर जैसे सारी ताकत चुक गई हो। धीरे धीरे निढाल होने लगी फूलकली मैडम। आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। बंद पलकों की झिरी कहाँ खुली कि पतनाले बहने लगे। सब कुछ फेल हो गया कुसुम बहन, सब कुछ बेकार व्यर्थ। कहते हुए सारे शब्द आंसुओं में भीग गए। धीरे धीरे फुसफुसा रही थी मैडम कुसुम बहन। अपनी रीजनल डायरेक्टर लोहे की चेस्टिटी बेल्ट पहने रहती हैं। हमें वह हद से ज़्यादा कमज़ोर औरत लगी, हमसे भी ज़्यादा। मगर क्यों लगी वह कमज़ोर? हम सब के सब चेस्टिटी बेल्ट पहने रहते हैं कुसुम बहन, लोहे से भी ज़्यादा मजबूत निगाहों की बेल्टों के घेरे में बंधे रहते हैं। मैं, तुम और ये रेनू, सब के सब। इसमें कुंवारी ब्याही विधवा के लिए कोई मोहलत रियायत नहीं। यहाँ सारी औरतों को एक ही नियम के नीचे जीवन निर्वाह करना पड़ता है। तुम्हारा पति नहीं है कुसुम बहन, तो परिवार और समाज निगरानी रखता है। रेनू के पति को यहाँ का राह रत्ती पता रहता होगा। वह जहाँ जहाँ जाएगी मालिक की आंखें पीछा करेंगी। माँ आप झुंझला गई थी। लग रहा था वे जल्दी ही उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं। फंदा काटने के लिए कह दिया, फिर तो आप तलाक ले लो। मैडम ने गौर से देखा माँ को। क्या कह रही हो, तलाक? फिर हंसने लगी मैडम। तलाक से हमारा मसला हल हो जाएगा। अरे कुसुम बहन, तलाकशुदा शब्द दूसरा सांप है जो खुद नहीं डसता, लोगों की निगाहों से विष चढ़ाता जाता है, औरत नीली पड़ती चली जाए। डाइवोर्सी एक गाली है। घबरा कर औरत फिर किसी मर्द की खोज में हलकान होने लगती है। शादी उसे जरूरी कवच लगने लगता है। विद्यावती शुक्ला की हालत देखी थी ना? तलाक क्या लिया, मुजरिम हो गई, चरित्रहीन मानी गई। अपमान के कोड़ों का दर्द पति की पिटाई से ज़्यादा सालता था उन्हें, क्योंकि घर बाहर के सामाजिक समारोह में वे जहरीली सर्पिणी राक्षसनी के सिवा कुछ नहीं थी। यदि कुछ थी भी तो बिमला के उस मर्द से फंसी हुई। कुसुम बहन, हम सोशल वर्कर नहीं, सेक्स वर्कर की तरह देखे जाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं सेक्स के पैमाने से मापे जाते हैं। बैंक हो, अस्पताल हो, प्रशासनिक विभाग हो, यही नहीं घर आंगन हो, नाते रिश्तेदारी हो। मैं क्या देख रही हूँ? ईश्वर की सुंदरतम कलाकृति। तुम्हारा हाल क्या है? वही जैसी पुरानी औरतें पराधीन स्त्रियाँ पुरुषों की काम्या रमणीया के रूप में अपनी सार्थकता सिद्ध करती। उफ, मैडम का अपना मूल्यांकन भविष्य की आशंकाओं से जकड़ा हुआ है। माँ के पास घबराहट की पूंजी के सिवा कुछ नहीं, और मैडम की आंखों में खामोश लपटों के अध जले चिंगारी सी छिटकी। ऐसा क्या देख रही हो कुसुम बहन? फैसला तो कुछ ना कुछ लेना ही होगा। क्यों? चेस्टिटी बेल्ट या तलाक, है ना? अब फूलकली मैडम की आवाज़ में बेकली से ज़्यादा बेकसी थी। वे दोनों शब्द चेस्टिटी बेल्ट या तलाक उनके कंठ की लय में समा गए। वे बुदबुदा रही थीं या गा रही थीं। आंखों में अश्लील आतंक सा घिर आया। पुतलियों के आसपास तरलता से तैरते लाल पीले डोरे, छाती में घुमड़ती सांसें हिलोरों में हिलने लगी। इन सब के बावजूद चेहरे पर पीला सा साहस उभरने लगा। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, वह कहता है। क्या वह अलग रहने के नाम पर मरने मारने को उतारू न हो जाएगा? शायद उसे अपनी तकलीफ़ों का भी एहसास नहीं, या इतना हृदयहीन हो गया है कि खुद को भी बुदबुदाने वाली मैडम ठंडी सी पड़ने लगा कि वे अपने सामान्य व्यवहार से लौट आई हैं। मैं भी उसे अपने साथ नहीं चाहती हूँ क्या? नहीं तो उसकी कड़ी से कड़ी इच्छा को अपने ऊपर क्यों छोड़ देती हूँ मैं?
अपनी वफा की परीक्षा देती हूँ ना। माँ रसोई में पानी पीने चली गई। मैडम की हालत ख़राब जो हो रही थी, हो सकता है शरबत बनाकर लाए। मैडम मुझसे मुखातिब थी। रेनू, मैं जानती थी मेरे शरीर के हर हिस्से पर पति का अधिकार है। वह जब चाहे जैसे चाहे मुझसे प्यार कर सकता है। मैं आँख से आँख मिलाकर देखने की हकदार नहीं। फिर मैंने नौकरी छोड़ क्यों नहीं दी। अपनी बातों, अपनी सवालों पर प्रतिक्रिया देने वाली भी फूलकली मैडम खुद ही थी, क्योंकि उनकी हालत पर कुछ कहने के लिए मेरे पास असमंजस के सिवा कुछ न था। क्या मैंने खुद से एक पोस्ट नीचे पद वाला पति इसलिए खोजा था? क्या मैंने खुद से एक पोस्ट नीचे पद वाला पति इसलिए सोचा था कि वह मेरी दिनचर्या पर सवाल न करे? लेकिन रेनू, पति कोई पदवी नहीं होता, एक संस्कार होता है। किसी भी पद पदवी से बहुत बड़ा संस्कार, जड़ और मजबूत। तभी तो आज्ञा पालन में कोताही होते ही संगीन से संगीन सजा देता है। रेनू, मैंने तो यही माना कि समाज को व्यवस्थित रखने का सेहरा पति के सिर है, तभी वह पहले दिन औरत के पास सेहरा बांध कर आता है। कहकर फूलकली मैडम हंस दी। हंसी जंजीरों से जकड़ी हुई पालतू ढंग की थी। वे फिर खटिया पर तनकर बैठ गई, लेकिन रीढ़ सीधी होने कर लेने में किसी का विरोध आभास न था। फिर भी कुछ बोलने के पहले होंठों में बांकपन आया। रेनू, हम भी क्या करें? बड़ा अच्छा लगता है जब घर से बाहर निकलते हैं। लगता है सारे ठप्पे मोहरे फेंक कर खुले में आ गए हैं। बंद फाटक का दरवाज़ा हमने ही तोड़ा है। हमारी असली शक्ल निकल आई है। जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, वे मित्र हैं, पति नहीं। यही सोचकर मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वह क्या है? हम सब भी पति की छाया अपने आसपास महसूस करते हैं। क्या हम इस मुक्ति को चाहते हैं? सोचने लगते हैं दिन भर की दुनिया नकली है, असली संसार पति का है, जो हमारे ऊपर शासन करता है, क्योंकि वह हमारी चिंता करता है, सावधान करता है। तब हम मान लेते हैं वही हमें बचाएगा भी। ये सब भावना हो या भ्रम, हम समर्पित होते जाते हैं। जितनी निष्ठा से गुलामी करते हैं, उतना ही खुद को सुरक्षित समझते हैं। मगर फिर क्या हो जाता है मुझे? मैं अपनी आस्था से डिगती हूँ, लोगों के बीच आज़ादी के खुशगवार मौसम से गुजरती हूँ। आज बाहर क्या क्या हुआ उसका ब्यौरा उसे नहीं देती, लेकिन यह सब भी मेरे लिए असहनीय था कि मैं पति के सामने अपराधिन की तरह पेश आती हूँ। उनकी तुनक मिजाजी क्रूरता और नफरत के लिए खुद को हाजिर कर देती हूँ। क्या मैं भी यही मान लेती हूँ कि मेरे पुरुष के पास दिव्य दृष्टि है, उसने सब कुछ देख लिया, मेरे पापों का अनुमान लगा लेता है वह? सच रेनू, मैं अपने अपराध बोध पर संगीन से संगीन सजा पाती हूँ, जैसे घर के बाहर जाने वाले इस तन मन का इलाज ताड़ना प्रताड़ना ही हो। कहने वाली मैडम गहरे श्वासों से गुजर गईं। फिर भी मैं अपना फैसला लूँगी। औरत कमाए और काम आए, हर हाल में पति का फैसला यही होगा। तो मेरा निर्णय क्या होगा? थकावट ने उसकी आंखों को ढक लिया। वे लेट गईं, सुस्त ढीला शरीर धीरे धीरे बेहरकत सा, नस नस में कोई नशा उतर गया हो जैसे। माँ ने अभी शरबत पिलाया था, नशीली गोली साथ ही दे दी क्या? लेकिन माँ कह रही थी इसको सोने दें तो अच्छा है। अपने दुख दर्दों से बेहाल हो गई है, सो बेहोश सी होश में होती है, क्या क्या करने की नहीं कहती। तड़पती ऐसी है जैसे ज्वालामुखी पर बैठी हो। पर रेनू, ज्वालामुखी भी ठंडा हो ही जाता है ना। मैडम 1 घंटे के बाद उठी। उठकर अपने सलवार कमीज ठीक किया, दुपट्टा करीने से ओढ़ा, मुँह धोया, बाल संभारे, तांबिया पाउडर चेहरे से जरा उजला किया, वे उबड़ खाबड़ रास्ता पार करके आई। हिरनी सी नरम घास पहले मैदान पर उतर गई थी। भटकने की भीषण दशा में विश्रांति सी थी। वे हल्के से मुस्कुराई। बड़ी खूबसूरत लगी मुझे। फिर वे मुझे समझाने लगी, असल में हमारी तमन्नाएं हमें तबाह कर डालती हैं। सपने हैं कि जाल जंजाल की तरह चिपट जाते हैं और हम पति की दुनिया को भूलने लगते हैं, बस बेवफा दिखाई देते हैं। छूटों की भी एक हद होती है ना। आज के लिए माफ़ करना रेनू, पूरा दिन खराब हो गया। मैं चकित सी। क्या मैडम अपनी छोटी छोटी आज़ादियों के लिए पश्चाताप कर रही थी? पति से मिली यातना जायज़ लग रही थी, सो खुद को अपराधीन मानकर प्रायश्चित पर आ गई। माँ की रोल मॉडल फूलकली मैडम, रीजनल डायरेक्टर मनीषा चौहान चेतना संपन्न आत्मनिर्भर औरतों की मिसालों की तरह अपूर्व रहीं। मगर आज ये शारीरिक और मानसिक अपमान को सहने वाली औरतों की पारंपरिक छवि की पुतली हैं। नहीं तो फूलकली मैडम क्यों कहती कि पति अपनी बेरहम सूरत और कट्टर स्वभाव के साथ हमसे पेश न आए
तो उसे पौरुषपूर्ण पुरुष कौन मानेगा। ऑफिस के मर्द ही हमें निगल जाएंगे कुसुम बहन। मर्द ही से खौफ खाता है। मेरी एल्बम जिसका नामकरण शुरुआत में ही मैंने अपनी सखी के नाम पर मुरली किया था और इसी नाम की सार्थकता में मैंने इसे ऐसी स्त्री छवियों का खजाना बनाना चाहा जो स्वतंत्र व्यक्तित्व और मुक्ति की चाहना करने वाली हों। माँ ने भी कर्मठ संघर्षशील खुददार औरतों की तस्वीरें मेरी एल्बम के लिए जुटा दी थी। आज सोचती हूँ विधायक, सांसद, मंत्री, इसके अलावा सिविल सेवा, पुलिस, प्रशासन, एथलीट, निशानेबाजी, तैराकी, कला, साहित्य, समाजकर्मी, स्त्रियों की सिर्म और छवियाँ जो मेरी एल्बम में समाहित हैं, इनमें से कितनी मुरली के साहस, उनकी गतिशीलता भरी हट से समानता रखती हैं। कितनी अपने स्व को मारकर सामंती समाज में प्रचलित स्त्री के लिए यातना को पति के हक का हिस्सा मानती हैं। मुझे इसकी गहराई में जाकर पड़ताल करनी होगी, नहीं तो माँ समझेगी कि मैं उनके विभाग की स्त्रियों का मखौल उड़ा रही हूँ। माँ ने मेरी एल्बम को घूरा फिर कहने लगी, क्यों लगी रहती है यहाँ वहाँ से तस्वीरें इकट्ठा करने में। न तुझे ईश्वर से कोई वास्ता, न देवी देवताओं की मूर्तियों से। तेरी एल्बम में गांधी जी, जवाहरलाल जैसे महापुरुषों की तस्वीरें नहीं, इंदिरा गांधी की फ़ोटो लगाती है तो हम भी समझते कि तू कहाँ की औरतें जोड़ ली। माँ चिढ़ रही है, क्यों चिढ़ रही है। फूलकली मैडम ने माँ के भीतर अपनी स्वतंत्र छवि का ढांचा तोड़ दिया। मनीषा चौहान रीजनल डायरेक्टर की मूर्ति खंडित हो गई। ऊपर से मैंने ये कह दिया कि तस्वीरें इकट्ठी करने का नहीं, विशेष छवियों से एल्बम सजाने का चस्का मुझे उसी दिन लग गया था जब मैंने पहले बारिश में भीगते हुए मुरली के साथ फ़ोटो खिंचाई थी। तस्वीर अखबार में आई थी। तस्वीर के ऊपर लिखा था, बेपरवाह यौवन। सच, हमें उसी दिन से बेपरवाह होना रास आ गया। हालांकि मुरली को मुरली की अम्मा ने उसके भाई के साथ मिलकर बुरी तरह पीटा था, लेकिन उस सज़ा के बाद ही फोटोग्राफर से जान पहचान गाढ़ी होने लगी। दूसरी बार जब मैं फ़ोटो खिंचाने के लिए तैयार नहीं थी और मैंने कह दिया कि मुरली ऐसी बातों की हमें छूट नहीं देगा कोई, मुरली ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, दृढ़ता से बोली, कोई हमें छूट नहीं देगा तो क्या हम छूट लेंगे भी नहीं। गांव में मुरली को बेहाथ होती लड़की माना गया। मेरी एल्बम में उसी बेहाथ आवाज़ लड़की की लोम हर्षक रोमांचित कर देने वाली तस्वीर महत्व और पन्ने पर लगी है। लोमहर्षक रोमांचित कर देने वाली तस्वीर पहले पन्ने पर लगी है। फूलकली मैडम जैसी औरतों की ज़िंदगी मुरली क्या कहती। मैं अपने आप में डूबती उतराती अपनी एल्बम को मजबूत बनाने की धुन में अखबारों और टेलीविज़न में, इंटरनेट की वेबसाइट पर औरतों के कितने कितने कीमती नाम, मगर वे कीमती औरतें कितनी साहसी होंगी, उनमें कितनी सलाहियत होगी। मैं भटक जाती हूँ। दुविधा भरे दिन, असमंजस की घड़ियाँ, कागज़ पलटते हुए एक कविता हाथ लग गई। किसने लिखी थी, किस स्त्री ने? ये कविता मेजर सरोज कुमारी, निशानेबाज शूटर के नाम, कवि पवन कर्ण की ये रचना। जैसे ही खबर बताई गई तुमने जीत लिया है सोना, जैसे ही खबर बताई गई तुमने जीत लिया है सोना, भीतर सुलगता यकायक ईर्ष्या से धधक उठा था भय। तुमसे दूर अपनी सिराओं में तुम्हारी उपस्थिति महसूस करते हुए जुट गया था वह करने उत्पात। सफलता पर तुम्हारी नाचने की खुशी में उतर आया नष्ट करने वह स्मृतियाँ। सरोज कुमारी, तुम्हारी बातों से लगता है तुम मंगलसूत्र और गोल्ड मेडल एक साथ पहने रहना चाहती हो, और गोल्ड मेडल है कि बार बार ढक लेता है मंगलसूत्र को, वही नहीं ढक लेता है मंगलसूत्र को, वही नहीं होता उससे सहन, क्योंकि गोल्ड मेडल तुमने खुद जीता है और मंगलसूत्र तुम्हें पहनाया गया है। मैं तुमसे कहता हूँ मेलबर्न से लौटो तो तुम्हारा निशाना अब वह स्वर्ण छाती हो जो कहलाती है पुरुष। तुम ऐसा कर सकती हो, तुम्हें निशाना भी आता है। साधना, तुम्हारे हाथ में पिस्टल भी है और गले में झूलता हुआ गोल्ड मेडल। मेरा एल्बम किसी तस्वीर की जगह ये कविता होगी तुम्हारे भीतर, समर्पित होगी उन औरतों को जो नहीं जानती कि पिस्टल क्या होती है, लक्ष्य क्या होता है। तो अभी आप सुन रहे थे मैत्री पुष्पा की लिखी कहानी मुस्कुराती औरतें। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में
शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।